नमस्कार, गुड इवनिंग। आप देख रहे हैं बियॉन्ड हेडलाइंस और मैं हूं आपके साथ मोनिका ग्रोवर। शाम के 8 बज रहे हैं और 8 बजे वक्त बियॉन्ड हेडलाइंस का होता है, जिसमें हम आपके समक्ष रखते हैं वो खबरें जिनके बारे में हकीकत जानना, सच जानना आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। वो खबरें जिनका सरोकार आपसे है, वो खबरें जो सिर्फ सुर्खियां नहीं बनती बल्कि सुर्खियों के अलावा भी पीछे की उनकी एक कहानी होती है, या वो खबरें जो राजनीतिक शोर में अक्सर दबा दी जाती हैं। और आज हम आपके सामने लेकर आए हैं बद्रीनाथ धाम से जुड़ा एक बड़ा खुलासा। जुड़े रहिए बियॉन्ड हेडलाइंस के साथ। बद्रीनाथ और बाबा केदार के दरबार में हर साल करोड़ों श्रद्धालु अपनी आस्था, अपनी गाढ़ी कमाई और जीवन भर का संचित धन चढ़ाते हैं, सोना, चांदी और करोड़ों का नकद दान। लेकिन क्या भक्तों के इस चढ़ावे की सुरक्षा और इसका इस्तेमाल सही तरीके से हो रहा है? प्राइम न्यूज के एक्सक्लूसिव पड़ताल में सामने आए हैं हैरान करने वाला सच। आय से कई गुना ज्यादा खर्च, नियमों को ताक पर रखकर वीआईपी मेहमानबाजी, हेलीकॉप्टर यात्राएं और विवादित भुगतान। क्या भगवान के खजाने पर मनमाने खर्च का खेल चल रहा है? आइए देखते हैं हमारी ये विशेष पड़ताल। करोड़ों का चढ़ावा, सोने चांदी का खजाना, लेकिन सवाल, क्या सुरक्षा से ज्यादा मनमाने खर्च पर भरोसा है? बद्रीनाथ केदारनाथ धाम के खजाने पर उठे बड़े सवाल। आय से ज्यादा खर्च, नियमों को ताक पर रखकर वीआईपी मेहमान नवाजी और हुंडी से लेकर बैंक तक के सिस्टम पर उठती उंगलियां। इन तमाम सवालों को लेकर प्राइम न्यूज की टीम पहुंची बद्रीनाथ धाम, जानने भगवान के खजाने का हिसाब। भगवान बद्री विशाल और बाबा केदार के दरबार में हर साल करोड़ों श्रद्धालु अपनी गाढ़ी कमाई और अटूट श्रद्धा चढ़ाते हैं। किसी ने सोना दिया, किसी ने चांदी, तो किसी ने जीवन भर की कमाई। बीकेटीसी यानी बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के पास 40 किलो से ज्यादा सोना, 13 किलो अशर्फियां और 37 क्विंटल से ज्यादा चांदी दर्ज है। केदारनाथ में अलग से 36 किलो सोना और 19 क्विंटल चांदी का भंडार है। लेकिन सवाल ये है, इतने बड़े देवधन की सुरक्षा व्यवस्था कितनी मजबूत है? और उससे भी बड़ा सवाल, क्या मंदिर निधि वही खर्च हो रही है जहां भक्तों की मंशा थी? भगवान का ये खजाना सिर्फ श्रद्धालुओं के चढ़ावे तक सीमित नहीं है। बीकेटीसी का एक विशाल नेटवर्क है, 11 से ज्यादा शिक्षण संस्थान, 26 से ज्यादा यात्री विश्राम गृह और अकेले वर्ष 2023-24 में बद्रीनाथ से लगभग 51 करोड़ और केदारनाथ से 43 करोड़ की आय। इतनी बड़ी संपत्ति और इतना बड़ा ढांचा, लेकिन कहानी एक अलग ही तस्वीर दिखाती है। कागजों के मुताबिक साल दर साल दोनों धामों में खर्च आय से काफी ज्यादा दिखाया गया। साल 2021-22 में बद्रीनाथ की आय 10 करोड़ 36 लाख थी, जबकि वह 26 करोड़ से ज्यादा। वहीं केदारनाथ धाम में 2020-21 में आय 3 करोड़ 43 लाख थी, जबकि खर्च हुए 20 करोड़ के पार। चढ़ावे चोरी के मामले से अभी बीकेटीसी का दामन धुल भी नहीं पाया है कि दूसरी ओर आय से अधिक व्यय का मामला तूल पकड़ रहा है। तीर्थ पुरोहित समाज जहां इस मामले को लूट और फिजूल खर्ची का मामला बता रहा है, वहीं बीकेटीसी के सीईओ पूरे मामले में बचाव करते दिख रहे हैं। उनका कहना है कि तमाम संस्थाएं हैं जिनके जीर्णोद्धार पर खर्च होते हैं और तनख्वाह भी दी जाती है। फिलहाल ये मामला अभी अनसुलझा सा लग रहा है। दस्तावेजों के मुताबिक मंदिर निधि से ऐसे खर्च किए गए जिन पर पहले लेखा विभाग ने भी आपत्ति जताई थी। नियमों के विपरीत नियुक्तियां, निजी सहायकों का खर्च, अधिकारियों के परिजनों को भुगतान, आवास और कार्यालय पर अलग खर्च और लाखों के टीएडीए बिल, वीआईपी मेहमान नवाजी, हेलीकॉप्टर यात्राएं और सोशल मीडिया टेंडर्स का बोझ भी मंदिर निधि पर डाला गया। कागजों में कई ऐसे वीआईपी और वीवीआईपी नाम हैं जिनके आगे हजारों लाखों के भुगतान दर्ज हैं। हम बद्रीनाथ धाम के मंदिर के ठीक सामने खड़े हुए हैं। ऑफ सीजन में भी देख सकते हैं आप कि श्रद्धालुओं से परिसर खचाखच भरा हुआ है। आइए हम उनसे बातचीत करेंगे कि आखिर जो आज की डेट में जो गड़बड़ियां आ रही हैं उसमें उनकी क्या प्रतिक्रिया है। अच्छा, आपका जो चढ़ावा है वो चोरी हो गया यहाँ से, तो गलत बात है। फिर आपका नाम क्या है? अमन, मैं यूपी से। यूपी से? हाँ जी। तो आप यहाँ पे
से हो गया है चोरी। अच्छा, क्या सोचते हैं, कैसा लगा? तो गलत हुआ फिर। क्या करना चाहिए? जो जिसने चोरी किया उसको कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए, और क्या करना चाहिए उसके लिए। आइए कुछ और लोगों से बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? अमन, कहाँ से आए हैं? दिल्ली से। अच्छा, हाँ आप जो मंदिरों में चढ़ावा वढ़ावा करते हैं, हाँ श्रद्धा अर्पित करते हैं, हाँ जी। पता चले वो चोरी हो गया, तो उसमें अब हम हमें बहुत अफसोस होता है उसको लेकर के, मगर अभी क्या कर सकते हैं, हमको बहुत देखना पड़ता है, मगर हम भी क्या कर सकते हैं। यहाँ चढ़ावा चोरी हो गया, कब? ये गिरफ्तारी भी हो गई है। अच्छा, तो उसके लिए मैं तो कहता हूँ बहुत से अच्छी सजा उसको जो दे सकते हो उसको सजा दे दो आप लोग, मैं तो यही कहना चाहता हूँ। बुरा है तो गलत है ना, ये नहीं करना चाहिए। अच्छी बात है, ऐसे पापियों को होना चाहिए। देखो ऐसे बंदों को बहुत कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए, बहुत कड़ी सजा, क्योंकि ना लोगों को धोखा दे रहे हैं और भगवान को भी धोखा दे रहे हैं। ऐसे बंदों को तो बहुत कड़ी सजा मिलनी चाहिए। ऐसा तो है नहीं, मेरा नाम नंदराम कश्यप है, मैं दिल्ली से हूँ। देखो, मंदिर प्रशासन ऐसा तो है नहीं कि किसी को कोई सैलरी नहीं देता है, लेकिन ये बेईमान आदमी हर जगह ऐसे बैठे हुए हैं, इनको तो समाज से निकाल के बाहर करना चाहिए। सर, इन जैसे को तो हमारी भाषा में एक ही चीज बोलते हैं, जैसे ये उत्तर प्रदेश में बुलडोजर चल रहा है ना, हमारे नजरिए में इन जैसों पे बस 15 मिनट दे दो, 15 मिनट भी छोड़ो, 10 मिनट दे दो, बता देंगे सनातन की पावर क्या है। हाँ, तो गलत है, बहुत गलत है, उनको सजा मिलना चाहिए। सरकार की आप क्या चाहते हैं, क्या व्यवस्था करें, यहाँ की समिति क्या व्यवस्था? बढ़िया व्यवस्था करना चाहिए। व्यवस्था करे सरकार, और क्या यही व्यवस्था। ध्यान रखे, इतने कष्ट से सब कुछ ईश्वर ने दिया है, ईश्वर से ये करते तो गलत है ना, ये ईश्वर के साथ ही छल करता है। तो देखा आपने, हम लोगों ने श्रद्धालुओं से बात की, कुछ लोगों को पता नहीं है, जिनको पता चल रहा है कि चोरी हो गई है, उनके जो श्रद्धा अर्पित की थी भगवान के चरणों में, वो खजाना ही चोरी हो गया है। लोगों को काफ़ी दुख है और वो मांग कर रहे हैं कि यहाँ पे कुछ ऐसी माकूल व्यवस्था करनी चाहिए जिससे उनकी श्रद्धा का जो चढ़ावा है वो सुरक्षित रहे और अटूट विश्वास भी बना रहे भगवान में। मंदिर समिति के इन खर्चों और बद इंतजामी से धाम के स्थानीय व्यापारी और स्थानीय लोग भी खासे नाराज हैं। मुझे शिकायत ये है कि एक्चुअल में जो मॉल वगैरह है ना सर, ये तो सब लोग नीचे से देख के आते हैं। पहले तो ये चीज़ें नहीं बननी चाहिए। जो हमारी प्राकृतिक की जो सौंदर्यता है ना, ये तो ऑलरेडी गुम हो चुकी है सर, ये तो होना ही नहीं चाहिए था सर। एक्चुअल में क्या ना सर, यहाँ के लोग अच्छे हैं सर, यहाँ पे जो मंदिर समिति के लोग हैं और जो पंडित समाज के लोग हैं अच्छे लोग हैं सर, ऐसा कुछ ही नहीं है। ये जो बाहर के लोग आते हैं ना सर, जिनको आप लोग नीचे से हायर करते हैं ना, ये मतलब बढ़ावा देते हैं उनको, है ना। किसी और के माध्यम से मैं नाम भी नहीं ले सकता हूँ सर, अभी अच्छा नहीं रहेगा, तो वो लोग करते हैं सर। और टाइम पे भी था, इतने साल से मैं 25 साल से मैं इस बद्रीनाथ में रहा हूँ सर, ऐसा कुछ नहीं है। और दूसरी में जो हमारे पुलिस कर्मचारी हैं, ये नीचे कुछ भी करते होंगे सर, पर इस बद्रीनाथ में कोई पुलिस कर्मचारी कुछ गलत नहीं कर सकता सर। प्रशासन शासन बहुत अच्छा है, बढ़िया है कि जो नीचे से हायर होते हैं लोग, जो नीचे से आते हैं सर, यूपी से आए या कहीं और से आए, है यहीं के, इतनी निगरानी रहती है तो हाँ जी, कैसे हो जाती है, इतनी समिति के लोग रहते हैं तो सर डरते नहीं है ना सर, डरते नहीं, नहीं के ऊपर से दूसरा हाथ होता ना बॉस, ये डरते ही नहीं है सर। इनको सिखाया जाता है, इनको बोला जाता है कि ऐसा वो या पैसा है इतना है ना सर, उनको काउंटिंग के लिए क्यों भेजा जाता है। यहाँ के लोगों को भेजो ना सर। सर इस भीड़ में ना सर, उनको भी अपना वो करना पड़ता है, मैनेज करना पड़ता है सर। इस भीड़ में कौन देखेगा सर, इतनी भीड़ हो जाती है मई जून में सर। ये डाउन सीजन में क्यों नहीं होती चोरी? आपने कभी सुना डाउन सीजन में ये चोरी होगी? नहीं होती है सर। डाउन सीजन में लोग एक्टिव रहते हैं। ये लोग एक्चुअली में मई जून में भी एक्टिव ही रहते हैं, पर लोग थक जाते हैं सर, 12-1 बजे सोते हैं, 2:30-3 बजे उठ जाते हैं। ठीक है सर। अब ये किसी ने नहीं पूछा किसी को, सब ने उन भी आरोप, सब ने उसी आरोप सर। अब मैं दिल से बोल रहा हूँ सर, मैं तो एक नॉर्मल बंदा हूँ, यहीं का हूँ सर। यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं सर। यहाँ पर जो देखा जा रहा है तो धार्मिक स्थल होने के नाते यहाँ बहुत सारी जगह लूटमार भी चल रही है। मतलब जो वास्तव में जो सुविधा दी जाना चाहिए वो प्रॉपर सुविधा नहीं मिल पा रही है, क्योंकि जो वास्तव में जो चंदा आ रहा है, हो सकता है इसका उपयोग सरकार क्या कर रही है अपनों को पता नहीं, लेकिन श्रद्धालुओं की व्यवस्था होना चाहिए विशेष। उपयोग तो तब करेंगे जब बचा रहेगा खजाना ना भगवान का, वो तो हाँ, तो खजाने, अब वो खजाने के लिए ऐसा कोई मैनेजमेंट हो या कोई ऐसा ट्रस्ट बने जिसकी देखरेख हो, जिसका कोई ऑडिट हो, है ना, जिसका कोई मतलब लेखा जोखा हो, जिसमें बैंक अकाउंट हो, ताकि वो लोगों तक सुविधा पहुंच सके। हमारे साथ उज्जैन से आए हुए एक जत्था श्रद्धालुओं का है। उन्होंने बद्रीनाथ दर्शन करके फिर उसके बाद यहाँ पे आए हुए हैं भीम पुल पे। तो बद्रीनाथ के दर्शन करने के बाद उनसे बात करते हैं कि बद्रीनाथ में जो इन दिनों वाकया हुआ है चढ़ावा हेरी फेरी का, उस पर इन लोगों की क्या राय है। क्या नाम है? मैं दिनेश चावड़ा, महाकाल की नगरी उज्जैन के पास में गांव तहसील है बड़नगर से आया हूं।
और मैं यहाँ 4 धाम की यात्रा करने के लिए परिवार के सहित मेरे इष्ट मित्रों के साथ यहाँ आया हूँ और यहाँ आकर मुझे बहुत आनंद की अनुभूति हो रही है। और जो ये यहाँ बना रखा है कि स्वर्ग है, यहाँ ये वास्तव में स्वर्ग है और लोगों को यहाँ आकर भगवान पहली बार आए हैं, इसके पहले बार भी मैं इस जगह पहली बार आया हूँ। मेरी 56 साल की एज में भगवान ने पहली बार बुलाया तो मैं पहली बार ही आया हूँ सर। पर यहाँ सभी को आना चाहिए। अभी एक मामला हुआ है कि जैसे आप लोग श्रद्धा में चढ़ावा करते हो, कुछ वस्तुएं देते हो या नगद दान करते हो, अचानक पता चलता है कि वो तो गलत लूट ले गए। हाँ, लूट ले जाता है, उसमें गिरफ्तारी भी होती है। हाँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। लोगों की आस्थाओं के साथ जो खिलवाड़ हो रही है वो नहीं होना चाहिए। ये सही है या गलत है ये तो भगवान राम जी जानते हैं, पर ऐसा नहीं होना चाहिए। देखा जाता है कि महिलाओं की श्रद्धा ज्यादा होती है, वो चढ़ावा भी ज्यादा करती हैं, ठीक है। तो ऐसे में अगर आपको पता चलता है कि जो हम दान करके गए थे, पुण्य कमाने के लिए दान किया, अचानक पता चलता है वो तो घोटाले की भेंट चढ़ गया, हाँ, तो फिर ऐसे में तो नहीं चढ़ाना चाहिए। ऐसे में किसी गरीब या किसी को दो तो वो काम आएगा, किसी की भी मदद करो। हाँ, यही देना चाहूँगी कि कोई मतलब ऐसा हो तो कोई गरीब की मदद करो, कुछ भी ऐसा काम करो जो काम आए। राम मंदिर से लेकर के चढ़ावा चोरी का मामला बद्रीनाथ तक पहुंच गया। तो ये चोरी का तो क्या है कि कुछ लोगों का षड्यंत्र है ये, तो षड्यंत्र को पूरा खत्म करना चाहिए, क्योंकि षड्यंत्र आस्था को खत्म नहीं करना, षड्यंत्र को खत्म करना चाहिए। क्योंकि आस्था तो जुड़ी रहना चाहिए, आस्था तो आस्था है, आस्था से ही पूरी दुनिया चल रही है। तो इसलिए यही है हमारा मोदी जी से भी कहना और योगी जी से भी कि वहाँ पे कठोर एक नियम ऐसा बनाए कि अन्यथा जो नोटों की गड्डी में अन्यथा नोट जो ले जा रहे हैं वो वाली प्रक्रिया बंद हो। क्योंकि मालूम है वो उसी में पड़ा है कि नोट में नोट ज़्यादा ले जा रहे थे। और रामायण जी का भी सुना था कि रामायण जी भी गायब हो गए, पर बाद में ये पता चला कि रामायण जी मिल गई है। और जिस व्यक्ति ने, ये भी मैंने सुना है कि जिस व्यक्ति ने उसके माता पिता की जेवरों से पूरी रामायण और कुछ पेमेंट उससे लगाया और बनाई थी रामायण जी पूरी सोने की, तो उसको भी उनने मिलने से कि हम सब संभाल लेंगे, तो ये बात गलत है कि जो व्यक्ति न रसीद दी उस रामायण जी की उनको, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भी दान होता है तो उसका पूरा व्यवस्थित प्रक्रिया के साथ ही दान होना चाहिए कि हर पब्लिक को भी मालूम होना चाहिए कि दान यहाँ आया है। नहीं तो कुछ लोग उस चीज को दबा लेंगे तो मालूम कैसे पड़ेगा। और योगी जी और मोदी जी तो वहीं बैठे ही नहीं है, तो उन्हें पूरी जानकारी ऐसी प्रक्रिया बन जाए कि घोटाले कभी हो ही ना कोई अपने धर्म के स्थान पे। जय श्री राम। नहीं, ऐसे लोगों को तो सजा मिलना चाहिए। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो आते हैं यात्री, उनको भी दान देना बंद ही कर देना चाहिए, क्योंकि सरकार ऑलरेडी टैक्स ले रही है। अभी हम घोड़े पे गए, इसको बच्चे को बैठाया, 500 रुपये टैक्स ले लिया, फिर वहाँ दान देने से मतलब क्या। वो तो जिनको दान देते हैं वो सेफ रख लेते, 500 रुपये पूजा के लेते, जबकि ऑलरेडी भगवान को टच करके हम पूजा कर सकते हैं, फ्री है, फिर भी 500 रुपये का लेते हैं वो। तो ये थे श्रद्धालु जो काफी आहत हैं कि उनके चढ़ावे का जो चंदा है उसका दुरुपयोग हो रहा है, कहीं न कहीं इनकी विश्वास भी डिगा हुआ है, लेकिन इनकी आस्था अभी अटूट है। कानून के अनुसार बीकेटीसी का दायित्व है मंदिर निधि, आभूषणों की सुरक्षा और दानदाता की मंशा के अनुसार खर्च करना। लेकिन जब सवाल बीकेटीसी सीईओ के सामने रखे गए तो उन्होंने क्या जवाब दिया, आप भी सुनिए। नोटिस हमने 2-3 तरह के नोटिस जारी किए। एक तो सीधा सीधा वो था कि जिनको हमने आरोपी के रूप में लिया था। एक कर्मचारी ऐसा था, उनकी उस दिन ड्यूटी नहीं थी, वो वहाँ पे उपस्थित थे, तो उनसे पूछा तो उन्होंने अपना जवाब ये दिया कि उसी व्यक्ति ने जो है मेरे को ये बुलाया था कि मुझे टॉयलेट जाना है, इस बीच आप आ जाओ। कुछ कर्मचारी ऐसे थे कि जिनकी वहाँ पे ड्यूटी थी तो उस वक्त थे नहीं वहाँ पे, तो उन लोगों को भी नोटिस जारी किए हैं। और एक हमारी जांच टीम ने एक नया तथ्य अपनी रिपोर्ट में लिखा था कि जो हमारे खजांची हैं उन्होंने अपने रजिस्टर में थोड़ी सी ओवर राइटिंग की हुई थी, तो उसके बेस पे हमने उनको भी नोटिस जारी कर दिया गया कि क्या ऐसा था कि आपको ओवर राइट करना पड़ा या उस समय क्यों नहीं अवगत कराया गया। ना, इस बारे में मैं ये नहीं कह सकता है कि वित्तीय अनियमितता हुई है, इस तरह की बातें हुई है। अगर वैसे प्रकरण आएंगे तो शासन या हाई कोर्ट में हमारी तरफ से एडवोकेट भी रहते हैं और हमारे यहाँ पे भी लॉ ऑफिसर होते हैं, तो लगातार उस तरह की मॉनिटर भी करते रहते हैं।
ठीक है, अगर ऐसे प्रकरण हमारे सामने आते हैं, हमारी टेबल से आते हैं, या कोई ऐसा प्रकरण पहले से प्रचलित होगा, उसको भी दिखाया जाएगा। बद्रीनाथ धाम में चढ़ावा चोरी मामले में प्रमोद नौटियाल की गिरफ्तारी और कई कर्मचारियों को नोटिस के बाद राजनीतिक घमासान तो छिड़ा ही हुआ है। दूसरी ओर एक नए मामले ने भी तूल पकड़ना शुरू कर दिया है। तीर पुरोहितों का कहना है कि इस मामले में साजिश की बू आ रही है। दरअसल छोटे छोटे कर्मचारियों को बलि का बकरा बनाया जा रहा है। उनकी मांग है कि इस मामले की तह तक जांच हो। इसके साथ ही पहले अध्यक्ष को इस्तीफा देना चाहिए, जिससे वो आम जनता के बीच में जाएं और पारदर्शी जांच हो सके और दूध का दूध पानी का पानी हो सके। एक तरफ अधिकारियों के दावे तो दूसरी तरफ दूर दराज से आए श्रद्धालुओं के मन में गहरे सवाल है। ये कहानी केवल पैसों की नहीं है, ये करोड़ों श्रद्धालुओं के अटूट विश्वास की कहानी है। अगर दस्तावेजों में लगाए गए आरोप सही साबित होते हैं तो जवाबदेही तय होनी चाहिए, और अगर आरोप गलत हैं तो उन्हें भी सार्वजनिक रूप से खारिज किया जाना चाहिए, क्योंकि भगवान का खजाना न सरकार का है न किसी अधिकारी का। ये श्रद्धालुओं की आस्था की अमानत है, और उस अमानत का हर रुपया, हर ग्राम सोना और चांदी पूरी पारदर्शिता के साथ सुरक्षित रहनी चाहिए। पिछले 87 सालों में बीकेटीसी शायद ही इतनी असहाय दिखी हो। इस बार मेहमानों की खातिरदारी, अनियमित नियुक्तियां, अपने ही पदाधिकारियों पर फिजूल खर्ची जैसे मामलों ने उसे कटघरे में खड़ा कर दिया है। अब लोग भी आवाज उठाने लगे हैं कि सरकार अपनी ओर से कदम उठाए, स्वतंत्र ऑडिट करवाए, जिससे कि आस्था में दोबारा अटूट विश्वास लौट सके। कैमरामैन अमित के साथ महेंद्र प्रताप सिंह, प्राइम न्यूज, बद्रीनाथ। और अब द बद्रीनाथ फाइल्स के बाद बात उन तस्वीरों की जो दिल्ली से आज दिन भर सामने आई, जिसने पूरे देश का ध्यान अपनी तरफ खींचा। प्रदर्शन की उन तस्वीरों की बात करते हैं, क्योंकि ये सिर्फ बात एक प्रदर्शन की नहीं है, बल्कि बात इस देश के उस पूरे तंत्र की है जब आम जनता और युवाओं के सब्र का इम्तिहान ले रहा है। सोचिए, एक तरफ वो छात्र हैं जो सालों साल कमरे में बंद होकर अपने सुनहरे भविष्य के सपने बुनते हैं, लेकिन बदले में उन्हें मिलता है पेपर लीक और पुलिस की लाठियां। दूसरी तरफ वो किसान हैं जो देश का पेट भरते हैं, लेकिन जब सरकार के साथ ट्रेड वार्ताओं में उनके हक की बात आती है तो उनके हिस्से में आते हैं आंसू गैस के गोले और कंक्रीट की बैरिकेडिंग। कल और आज के बीच दिल्ली की सड़कों ने जो देखा है उसने साबित कर दिया है कि देश की राजधानी इस वक्त चारों तरफ से असंतोष के घेरे में है। एक तरफ लुटियंस दिल्ली में पीएम आवास के 100 मीटर पास राहुल और प्रियंका का सीक्रेट सत्याग्रह, दूसरी तरफ जंतर मंतर पर 32वें दिन सीजेपी का संग्राम, 24वें दिन अस्पताल पहुंच चुके सोनम वांगचुक, और अब इसमें जुड़ चुका है किसानों का ट्रेड वार्ता के विरोध में फिर से दिल्ली कूच का ऐलान। आज अस्पतालों के चक्कर काटे जा रहे हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी घायलों का हालचाल जानने पहुंचे। विपक्षी दल भी अस्पतालों में डेरा डाले हुए हैं, लेकिन सवाल यह है कि जख्म देने के बाद ये मरहम लगाने की सियासत आखिर कब तक चलेगी। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, इन 3 तस्वीरों को जरा ध्यान से देखिएगा जो पूरी कथा को आपके सामने रख देंगे। अस्पतालों में नेताओं की होड़ देखने को मिल रही है। जेपी नड्डा मुलाकात करने के लिए अस्पताल में पहुंचे हैं। तमाम छात्र जो घायल हुए, जख्मी हुए, जो तमाम प्रदर्शनकारी जख्मी हुए, उनका हालचाल लेने पहुंचे। तो जनाब, आपकी ही पुलिस ने बर्बरता की, जंतर मंतर पर लाठीचार्ज किया गया। किस तरीके से लाठीचार्ज हुआ, बैरिकेडिंग के ऊपर छात्र चढ़े हैं, पुलिस ने बर्बरतापूर्ण कार्रवाई को अंजाम दिया, जमकर लाठियां बांधी, वो तस्वीर भी आपके सामने है। पीएम आवास के पास विपक्ष ने धरना दिया, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा ने धरना दिया, और उसके बाद अखिलेश यादव ने भी उन्हें ज्वाइन किया। तमाम जानकारी आप वॉल पर भी रखते हैं आपके समक्ष। सीजेपी के संसद मार्ग की टाइमलाइन जरा जान लीजिए। जंतर मंतर संसद मार्ग पर सख्त बैरिकेडिंग की जाती है, आरएएफ तैनात हो जाती है। बीते दिन की टाइमलाइन है। बीते दिन की टाइमलाइन क्यों याद दिला रहे, जल्द आपको पता चल जाएगा। 8 बजे क्या होता है, जंतर मंतर पर प्रदर्शनकारियों की भीड़ बढ़ जाती है, संख्या बढ़ जाती है। 8 बजे फिर बीते दिन का हम आपको बता रहे हैं। 9:30 बजे क्या होता है, संसद मार्च की तैयारी होती है, बैरिकेडिंग तोड़ी जाती है, तनातनी बढ़ जाती है। 9:30 बजे सुबह। 10 बजे क्या होता है, संसद की ओर मार्च करते हैं। पुलिस ने बैरिकेडिंग पर रोका, पुलिस रोकती है कि आप आगे नहीं कर सकते, कूच नहीं कर सकते हैं। और उसके बाद क्या होता है, 11 बजे धक्का मुक्की के बाद हल्का लाठीचार्ज, प्रदर्शनकारी पार्लियामेंट स्ट्रीट पहुंचते हैं, जमकर लाठियां भांजी जाती हैं। 11 बजे की ये तस्वीर निकलकर सामने आती है। 11:30 बजे
सीजेपी प्रतिनिधिमंडल की पुलिस से बातचीत होती है। जेपी नड्डा से सीजेपी का एक प्रतिनिधिमंडल मुलाकात करता है, अपनी 3 मांगे नड्डा के समक्ष रखता है। पार्लियामेंट स्ट्रीट पर पुलिस लाठीचार्ज करती है। कई पुलिसकर्मी भी इस बीच जख्मी हो जाते हैं, घायल हो जाते हैं। 11:30 बजे तक सुबह के ये पूरा घटनाक्रम सामने आता है। 12 बजे क्या होता है, संसद गेट के पास आंसू गैस के गोले दागे जाते हैं। 5 मेट्रो स्टेशन बंद कर दिए जाते हैं क्योंकि तमाम भीड़ अभी और पहुंच रही थी जंतर मंतर के लिए। 1 बजे सीजेपी प्रतिनिधिमंडल की पुलिस से बातचीत होती है, नड्डा से मुलाकात करते हैं। दोपहर को 1 बजे सामने आता है। 20 जुलाई की पूरी टाइमलाइन हम आपके समक्ष रख रहे हैं। 2 बजे फाउंडर अभिजीत दिपके ने भूख हड़ताल खत्म करने का ऐलान किया। वो भूख हड़ताल अपनी खत्म करते, ऐलान करते, उसके बाद सभी एक दूसरे को फल आदि खिलाकर, पानी वानी पिलाकर भूख हड़ताल जो है वो खत्म करते हैं। 3 बजे कई प्रदर्शनकारी हिरासत में लिए जाते हैं। सीजेपी ने आंदोलन जारी रखने की बात कही। 3 बजे ये होता है। अब जरा आगे बीते दिन की टाइमलाइन क्यों याद दिलाई, समझ आएगा अब आपको। क्योंकि सरकार को लगा कि कल शाम के लाठीचार्ज से आंदोलन थम जाएगा। दिल्ली की सड़कों से आई आज की तस्वीरें देख लीजिए। अब आज की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। आज सुबह होते ही जंतर मंतर पर कांग्रेस जनता पार्टी का प्रदर्शन 32वें दिन फिर से शुरू हो चुका है। पुलिस ने पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया। कंक्रीट की बैरिकेडिंग लगा दी गई, लेकिन छात्रों का आक्रोश कम होने का नाम नहीं ले रहा। सुबह से ही दिल्ली पुलिस हाय हाय और पेपर लीक के दोषियों को जेल भेजो के नारों से कनॉट प्लेस गूंज रहा है। तो एक तरफ पेपर लीक से कराहता देश का युवा है, दूसरी तरफ ट्रेड वार्ताओं के डर से बॉर्डर्स पर ट्रैक्टर सजाता किसान है। तीसरी तरफ मेदांता के आईसीयू में भर्ती सोनम वाकचुक है। पीएम मोदी ने एनडीए की बैठक में साफ कहा है कि पेपर लीक पर राजनीति बंद हो, दोषियों को कड़ी सजा मिलेगी। लेकिन सवाल बहुत सीधा और कड़वा है, सजा जब मिलेगी तब मिलेगी, लेकिन आज जिन युवाओं पर लाठियां बरसाई गई हैं, उनकी जवानी की कीमती सालों का हिसाब आखिर कौन देगा? क्या सिर्फ कड़े कानून बनाने की घोषणा से पेपर लीक रुक जाएंगे? क्या किसानों की ट्रेड वार्ताओं से उपजी आशंकाओं का जवाब सरकार सीधे समाज से देगी, या फिर हर बार की तरह मामला बयानों, लाठियों और अस्पताल के दौरों तक सिमट कर रह जाएगा? ये बड़ा सवाल है जो यहाँ पर आकर खड़ा हो गया है और इस सवाल का जवाब बेहद जरूरी है। फिलहाल सदन से लेकर सड़क तक हर जगह सिर्फ और सिर्फ संग्राम देखने को मिल रहा है और जाहिर सी बात है ये संग्राम अभी थमने वाला नहीं है, बल्कि आगे हो सकता है और उग्र रूप धारण करने। लाइव अपडेट्स तमाम लगातार वक्त वक्त पर आप तक पहुंचाते रहेंगे, लेकिन फिलहाल आप जुड़े रहिए प्राइम न्यूज़ के साथ।